नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की दिन भर की हर बड़ी और अहम खबर से अपडेट होने का, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोडरमा में कांवरियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 3 की मौत, 34 से अधिक घायल। रांची जमशेदपुर समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश, 16 अगस्त तक बदला रहेगा मौसम। जमशेदपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, 50 घर प्रभावित, प्रशासन से राहत शिविर उपलब्ध कराने की मांग। झारखंड छात्र आंदोलन के 10वें दिन एक छात्र ने तोड़ा अनशन, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा। चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, झारखंड के 2 श्रमिक भी शामिल। पलामू में कोयल नदी में 10 साल बाद आई बाढ़, निचले मोहल्लों में घुसा पानी, भारी बारिश से रिवर फ्रंट डूबा, जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चमोली टनल हादसे पर जताई चिंता, उत्तराखंड सीएम से की बात, हेल्पलाइन नंबर जारी। 15 अगस्त को रांची में बंद रहेंगे बैंक और स्कूल, इमरजेंसी सेवाएं चालू, जाने ट्रैफिक अपडेट। खनिज अधिकारों पर केंद्र झारखंड में टकराव, पीएम को हेमंत सोरेन का पत्र। छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग रहे अलर्ट, धरना स्थल पर हुआ अतिरिक्त डॉक्टर तैनात, स्वास्थ्य मंत्री। ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। कोडरमा में कांवरियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 3 की मौत, 34 से अधिक घायल। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह कांवरियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 से ज्यादा कांवरिया घायल हो गए। मृतकों में 10 साल का शिवम कुमार, उसकी 60 साल की दादी सुंदर बाला और चचेरे दादा नवल किशोर शामिल हैं। बताया गया कि बस नेपाल के रोहट जिले से करीब 4 दिन पहले देवघर आई थी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन के बाद शुक्रवार सुबह बस देवघर से राजगीर के लिए निकली थी। घायलों के अनुसार सतगावा के पोखर डीहा मोड़ के पास चालक को नींद आ गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई। टक्कर में बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई कांवरिया अंदर फंस गए। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और ग्रामीणों ने कई घंटे की मेहनत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला। घायलों को सतगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रांची जमशेदपुर समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश, 16 अगस्त तक बदला रहेगा मौसम। झारखंड में 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। आज सुबह रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, गुमला समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। वहीं रांची, खूंटी, हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला और खूंटी में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद 3 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में मझगांव में सबसे अधिक 183.4 मिमी बारिश दर्ज हुई। बोकारो में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और जगन्नाथपुर में न्यूनतम 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। आंधी के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की अपील की गई है। जमशेदपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, 50 घर प्रभावित, प्रशासन से राहत शिविर उपलब्ध कराने की मांग। जमशेदपुर में गुरुवार शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद सुवर्ण रेखा और सरकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। ओडिशा के व्यांगविल डैम के 2 फाटक खुलने से भी नदियों में पानी बढ़ा है। इसका सबसे ज्यादा असर नदी किनारे के निचले इलाकों में दिख रहा है। बागबेड़ा, नया बस्ती में पानी घुसने से करीब 50 घर प्रभावित हुए हैं। पानी बढ़ने के बाद कई परिवार अपना जरूरी सामान लेकर घर छोड़ने को मजबूर हुए। प्रशासन ने लोगों को बागबेड़ा के प्राथमिक स्कूल में सुरक्षित पहुंचाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 5 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ और देर रात तक जलस्तर लगातार बढ़ता रहा। बागबेड़ा, नया बस्ती, कदमा, सोनारी और मानगो समेत कई निचले हिस्सों में पानी घरों तक पहुंच गया है। इससे लोगों को परिवार और सामान की सुरक्षा की चिंता सता रही है। प्रशासन लगातार दोनों नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। स्थानीय निवासी विनोद राय ने बताया कि प्रशासन ने पहले ही पानी बढ़ने की सूचना दी थी। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर और जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। झारखंड छात्र आंदोलन के 10वें दिन एक छात्र ने तोड़ा अनशन, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा। झारखंड में छात्र आंदोलन शुक्रवार को 21वें दिन भी जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरने पर बैठे हैं। 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे महेंद्र प्रसाद मंडल ने विधायक जयराम महतो के समझाने पर अनशन तोड़ दिया, जबकि 5 छात्रों की भूख हड़ताल जारी है।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से वीडियो जारी कर कहा कि आंदोलन की दिशा भटकाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने छात्रों से आंदोलन को एकजुट रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी बात सुन रही है, लेकिन पूरा न्याय अभी बाकी है। इधर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया है, जिसमें राज्य भर के युवा शामिल हैं। यात्रा स्टेडियम से कचहरी, लालपुर और अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचेगी। 10 अगस्त के विधानसभा घेराव के बाद 500 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मंच ने सरकार से बातचीत, निर्दोष छात्रों पर कार्रवाई न करने और सभी 81 विधायकों से नैतिक समर्थन की अपील की है। रविंद्र पासवान ने मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के उस बयान का भी खंडन किया जिसमें प्रतिनिधिमंडल में छात्रों के नहीं होने की बात कही गई थी। चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, झारखंड के 2 श्रमिक भी शामिल। उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन सुरंग में गुरुवार शाम भू धसाव के बाद बड़ा हादसा हो गया। सुरंग में अचानक मलबा गिरने से कई मजदूर अंदर फंस गए। रात भर चले बचाव अभियान में 21 मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिनमें 7 की मौत हो चुकी है और 14 का इलाज गोपेश्वर जिला अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में झारखंड के 28 वर्षीय विजय कुमार और जितेंद्र कुमार भी शामिल हैं। दोनों की मौत की खबर के बाद झारखंड में उनके परिवारों में शोक का माहौल है। हादसा टीएचडीसी की विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुआ। मलबा ज्यादा होने के कारण बचाव टीमों को काफी परेशानी हो रही है और कुछ मजदूरों की अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली है। झारखंड सरकार ने प्रभावित मजदूरों और उनके परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। गिरिडीह में सामाजिक कार्यकर्ता का सड़क पर मिला शव, धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका। आक्रोशित लोगों ने एनएच जाम किया। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश यादव का शव कपसा मोड़ के पास मिला। पुलिस की शुरुआती जांच में तेज धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि गोली मारने की बात की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। मिथिलेश यादव हेसला के रहने वाले थे और वाहनों की वॉशिंग का वर्कशॉप चलाते थे। आशंका है कि देर रात अपराधियों ने उनकी हत्या कर शव को सड़क किनारे छोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बाद में पुलिस और प्रशासन के समझाने पर जाम हटाया गया। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। श्रावणी मेले में 28,33,000 श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। 14 दिनों में बाबा मंदिर को 3,54,00,000 रुपए की आय। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक श्रावणी मेले के पहले 14 दिन में 28,33,634 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया। इसमें 92,134 श्रद्धालु शीघ्र दर्शनम कूपन के जरिए पहुंचे। इस दौरान बाबा मंदिर को विभिन्न स्रोतों से 3,54,00,000 रुपए की आय हुई, जिसमें शीघ्र दर्शनम कूपन से 2,91,00,000 रुपए शामिल है। मेले की सुरक्षा के लिए 597 मजिस्ट्रेट पदाधिकारी और 6,763 पुलिसकर्मी तैनात हैं। निगरानी के लिए 925 सीसीटीवी, 225 एआई कैमरे और 5 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 35 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक 98,436 श्रद्धालुओं का इलाज किया गया है, जिसके लिए 111 डॉक्टर, 470 पैरामेडिकल कर्मी, 40 एम्बुलेंस और 6 मेडिकल जीपे तैनात हैं। खोया पाया केंद्रों पर अब तक 49,257 मामले दर्ज हुए, जिसमें 34,561 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया जा चुका है। देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर के अनुसार सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 21 अस्थायी ओपी, 13 यातायात ओपी, एटीएस, आरएएफ, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी की टीमें तैनात हैं। मंदिर परिसर से कई मोबाइल बरामद किए गए हैं और कुछ पॉकेट मार भी गिरफ्तार हुए हैं। शेष 2 सोमवारी में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सरायकेला में बारिश से कच्चा मकान भरभराकर गिरा, 3 महिलाएं घायल। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली थाना क्षेत्र के मिल्लत नगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के वक्त घर में मौजूद 62 वर्षीय हसीना बानो, 45 वर्षीय नाजनीन बानो और 25 वर्षीय मुस्कान मलबे में दबकर घायल हो गई, जबकि 2 बच्चे बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव कर तीनों महिलाओं को बाहर निकाला और इलाज के लिए टीएनबी नर्सिंग होम पहुंचाया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण मकान कमजोर हो गया था, जिससे अचानक ये हादसा हुआ। घटना की सूचना पर कपाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लेकर जानकारी जुटाई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मिल्लत नगर और आसपास के इलाकों में जर्जर व कच्चे मकानों का सर्वे कराने की मांग की है।
लोगों का कहना है कि ऐसे घरों में रहने वाले परिवारों को चिन्हित कर समय रहते सुरक्षित स्थान और राहत उपलब्ध कराई जाए ताकि भविष्य में बड़े हादसे को रोका जा सके। पलामू में कोयल नदी में 10 साल बाद आई बाढ़, निचले मोहल्लों में घुसा पानी, भारी बारिश से रिवर फ्रंट डूबा, जनजीवन प्रभावित। पलामू में आज शुक्रवार सुबह से कोयल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। करीब 10 साल बाद नदी इस तरह उफान पर है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी का पानी कांदू मोहल्ला, गिरवर स्कूल रोड, शिवाला घाट, मुस्लिम नगर और पहाड़ी मोहल्ला जैसे निचले इलाकों में घुस गया और कई घरों और सड़कों पर पानी भर गया। कोयल रिवर फ्रंट भी पूरी तरह पानी में डूब गया है। बताया जा रहा है कि लातेहार, गुमला और लोहरदगा में लगातार बारिश के कारण कोयल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच पानी तेजी से बढ़ा, जिससे लोगों को संभलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। प्रशासन ने निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की है। पुलिस माइकिंग कर लोगों को सावधान कर रही है, जबकि नदी किनारे गोताखोर और मजिस्ट्रेट की टीमें तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चमोली टनल हादसे पर जताई चिंता, उत्तराखंड सीएम से की बात, हेल्पलाइन नंबर जारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन टनल धंसने से झारखंड के कुछ मजदूरों के फंसे होने की खबर पर चिंता जताई है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली। धामी ने भरोसा दिलाया कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि निर्माणाधीन सुरंगों में बार बार हादसा होना चिंता की बात है। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। मुख्यमंत्री ने झारखंड के लोगों से अपील की है कि जिनके परिजन या परिचित इस परियोजना में काम कर रहे हैं, वे सरकार के कंट्रोल रूम से संपर्क कर जानकारी दें। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180034565226 जारी किया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए 9470132591 या 9431336472 या 9431336427 पर भी जानकारी दी जा सकती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार हर मजदूर की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है। छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग रहे अलर्ट, धरना स्थल पर हो अतिरिक्त डॉक्टर तैनात, स्वास्थ्य मंत्री। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में जारी छात्र आंदोलन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। रिम्स निदेशक डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा और रांची सिविल सर्जन अमरेंद्र प्रसाद को धरना स्थल पर 24/7 अतिरिक्त डॉक्टर तैनात करने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। अस्पतालों में बैकअप के तौर पर 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार रखने और अधिकारियों को नियमित रूप से स्थिति की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को देने का निर्देश भी दिया गया है। बरसात में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार और डायरिया जैसी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव और डिफॉगिंग की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष नजर रखने और बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द या प्लेटलेट्स में कमी जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल जांच, इलाज और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पलामू में बालू अनलोड करने के दौरान एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पलामू के शहर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे सद्दीक चौक के पास बड़ा हादसा हो गया। यहां हाईवा से बालू उतारने के दौरान करीब 30 वर्षीय संटू सिंह उसकी चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि हादसे के समय वहां 2 युवक खड़े थे, तभी अचानक हाईवा की चपेट में एक युवक आ गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मदद शुरू की और हाईवा का शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला। युवक के दबे हिस्से को निकालने के लिए हाइड्रा मशीन की मदद ली गई। सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। सिमडेगा में यात्री बस ने पेड़ को मारी टक्कर, 1 दर्जन से अधिक घायल। सिमडेगा के कुलेबिरा में शुक्रवार को सिमडेगा से रांची जा रही शिवम यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि कुलेबिरा प्रखंड कार्यालय के पास सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आ रहा था। ट्रक को बचाने की कोशिश में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे आम के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद बस के अंदर चीख पुकार मच गई। यात्रियों के रोने और मदद के लिए आवाज लगाने पर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों से कुलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक इलाज किया। गंभीर रूप से घायल प्रमोद किंडो, दुर्ज आर्या और अनीता देवी को बेहतर इलाज के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं बाकी घायलों का इलाज कुलेबिरा में किया गया।
हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया है और ट्रक को बचाने के दौरान बस अनियंत्रित होने की पूरी घटना की जांच की जा रही है। धनबाद में कोयला कारोबारी को लगी गोली। धनबाद के सरायठेला थाना क्षेत्र के कार्मिक नगर में शुक्रवार सुबह कोयला कारोबारी दीपक शर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुबह करीब 4 बजे उनके घर में हुई। परिजन और स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अशरफी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए आईसीयू में भर्ती किया। डॉक्टरों के मुताबिक गोली गले के निचले हिस्से में फंसी है और ज्यादा खून निकलने के कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सरायढेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार असली वजह जांच के बाद ही साफ होगी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। गंभीर हालत के कारण दीपक शर्मा अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक किंगपिन अभय तिवारी देवघर का निवासी। गांव में सन्नाटा, परिजन और ग्रामीण कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते दिखे। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद अभय तिवारी चर्चा में है। उसका संबंध देवघर के मार्गो मुंडा प्रखंड के कुदार खोसो गांव से है। अभय ने बचपन में यहीं से पढ़ाई शुरू की और 5वीं तक शिशु मंदिर में पढ़ा। इसके बाद दुमका से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा है। उसका बड़ा भाई सेना में नौकरी करता है, जबकि दूसरा भाई रांची में रहता है। गांव के घर में अभय की मां, पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं। मामला सामने आने के बाद गांव में माहौल शांत है। परिवार के लोग और ग्रामीण कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अभय की मां मधुलता देवी ने बताया कि परिवार ने काफी गरीबी देखी है और अभय बचपन से मेहनत करने वाला था। गांव में अभय के नाम से 2 मंजिला मकान भी है, लेकिन मां का कहना है कि इसे बड़े बेटे ने बनवाया है। फिलहाल गांव के लोग मामले में आगे क्या होता है इसका इंतजार कर रहे हैं। सिद्धगुड़ा में अनियंत्रित होकर पलटा स्कूली बच्चों से भरा ऑटो, 2 घायल, वाहन से मिली चिलम। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अक्षी मध्य विद्यालय के पास स्कूली बच्चों से भरा ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। ऑटो पलटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पहुंचकर ऑटो में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो तेज रफ्तार में था और चालक नशे में हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। ऑटो की जांच के दौरान इसमें 2 चिलम मिलने की बात भी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही सिद्धगुड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घायल बच्चों के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद वे बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस अब हादसे के कारण और चालक की भूमिका की जांच कर रही है। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही और आसपास के लोगों में चिंता का माहौल रहा। स्टेट लाइब्रेरी के छात्र आंदोलनकारी छात्रों के लिए खाना लेकर पहुंचे। रांची स्थित स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था की। स्टेट लाइब्रेरी के लड़के और लड़कियां खुद खाना लेकर स्टेडियम पहुंचे और अपने हाथों से आंदोलनकारी छात्रों के बीच भोजन बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल अपने साथियों के साथ खड़े होना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और हमसे जो कुछ भी बन सकेगा वो अपने साथियों के लिए जरूर करेंगे। छात्रों की इस पहल से आंदोलनकारी छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला। फिजिक्स वाला के चर्चित शिक्षक अलख पांडे छात्रों के समर्थन में पहुंचे रांची। फिजिक्स वाला के चर्चित शिक्षक और संस्थापक अलख पांडे बीते शाम रांची पहुंचे। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों के आंदोलन में पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। छात्रों ने उन्हें अपनी मांगों और आंदोलन की पूरी जानकारी दी। अलख पांडे ने छात्रों की बात सुनी और कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं। उनके पहुंचने से आंदोलन कर रहे छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला। मीडिया से बातचीत में अलख पांडे ने कहा कि छात्रों की मांगे जायज हैं और उनके आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। रांची पहुंचने में हुई देरी पर उन्होंने बताया कि वो असम में प्रभावित लोगों के बीच गए थे और वहां करीब 7 से 8 दिन तक रहे। इसके बाद वो सीधे रांची पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि वो छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों के समर्थन में है। वहीं उनके आंदोलन में पहुंचने के बाद छात्रों ने भी इसे अपने संघर्ष के लिए समर्थन के तौर पर देखा। 15 अगस्त को रांची में बंद रहेंगे बैंक और स्कूल, इमरजेंसी सेवाएं चालू, जाने ट्रैफिक अपडेट। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय अवकाश के कारण रांची में सरकारी कार्यालय, बैंक और स्कूल कॉलेजों में नियमित कामकाज नहीं होगा। बैंक में शाखा आधारित सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन एटीएम, यूपीआई, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं जारी रहेंगी। स्कूल कॉलेजों में नियमित पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि कई जगह झंडोत्तोलन और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाजार और मॉल के लिए शहर भर में बंदी का कोई एक समान आदेश नहीं है, इसलिए इनके खुले बंद होने का फैसला स्थानीय स्तर पर हो सकता है।
अस्पतालों की इमरजेंसी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह और परेड को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन या नो एंट्री लागू हो सकती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने अभी अंतिम रूप से चार्ट जारी नहीं किया है, इसलिए लोगों को घर से निकलने से पहले आधिकारिक ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लेने की सलाह दी गई है। खनिज अधिकारों पर केंद्र झारखंड में टकराव, पीएम को हेमंत सोरेन का पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर आपत्ति जताते हुए 13 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने धारा 2, 3, 4 और 5 पर दोबारा विचार की मांग की है। सबसे बड़ी आपत्ति धारा 9D पर है, जो खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर राज्य के टैक्स व उपकर लगाने के अधिकार को सीमित कर सकती है। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन से मिलने वाला राजस्व झारखंड की अर्थव्यवस्था और विकास योजनाओं के लिए बेहद अहम है। 2024-25 में राज्य के गैर कर राजस्व में खनन की हिस्सेदारी करीब 84.9% थी और खनिज उपकर से हर साल करीब 11,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस राशि से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं चलती हैं। सोरेन ने कहा कि खनन प्रभावित लोगों के विकास में खनिज आय का उचित हिस्सा मिलना चाहिए और केंद्र को विधेयक पर दोबारा विचार करना चाहिए। पलामू में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा, जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर नेता प्रतिपक्ष ने कही ये बात। पलामू में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेदिनीनगर के गांधी मैदान पार्क से शुरू हुई इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के आंदोलन में भाजपा पूरी तरह छात्रों के साथ खड़ी है। छात्रों की मांगों को लेकर पार्टी सरकार से लेकर सदन तक उनकी आवाज उठाती रहेगी। छात्र आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शामिल होने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और छात्रों की समस्याओं और मांगों को समझ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के वीर शहीदों को याद करने और उनके सम्मान में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा गांधी मैदान पार्क से शुरू होकर शहर के अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए साहित्य समाज चौक पहुंची। इससे पहले भाजपा नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद साहित्य समाज चौक पर भारत माता की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगा यात्रा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, चतरा सांसद कालीचरण, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, मेयर अरुणा शंकर, भाजपा प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जिलाध्यक्ष अमित तिवारी समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। कांके रोड से सीएम आवास हटाने की मांग, बाबूलाल बोले वीवीआईपी सुरक्षा से जनता परेशान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री आवास को कांके रोड से हटाकर मंत्री विधायक आवासीय परिसर में शिफ्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांके रोड राजधानी का व्यस्त और प्रमुख इलाका है, जहां मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के कारण अक्सर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक में बदलाव होता है। इससे व्यापारियों, स्कूली बच्चों और आम लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाबूलाल ने कहा कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर आम जनता को अपने ही रास्ते पर रोकना उचित नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंत्रियों और विधायकों के लिए अलग आवासीय परिसर तैयार किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास को भी वहीं शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवास की जगह बदली जाए। उनका कहना है कि इससे कांके रोड के यातायात का दबाव कम होगा और व्यापारियों, विद्यार्थियों समेत आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड पुलिस के आईजी शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रपति मेडल, 8 पुलिसकर्मी सराहनीय सेवा पदक से होंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस को केंद्र से एक राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 8 सराहनीय सेवा पदक मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सूची जारी की है। राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक बोकारो के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को मिला है। झारखंड को इस बार कोई वीरता पदक नहीं मिला है। पदक अगले साल 26 जनवरी या 15 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में संबंधित पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। सराहनीय सेवा पदक पाने वालों में एएसआई पंकज कुमार राय, हवलदार योगेंद्र कुमार दास, नंद किशोर महतो, पूर्ण बहादुर सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, सिपाही औरंगजेब खान, संजय कुमार सिंह और सिपाही अनीता तिर्की शामिल हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में सीटें 25 से बढ़कर 50 होंगी। स्वास्थ्य मंत्री से मिले कुणाल सारंगी। जम्मू के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात कर जमशेदपुर के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल सीटें 25 से बढ़ाकर 50 करने का आग्रह किया। मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के प्रेसिडेंट सोमनाथ दास ने बताया कि फिलहाल 25 सीटों में 10 सामान्य और 15 आरक्षित वर्ग के हैं।
प्रस्ताव के अनुसार सीटें बढ़ाकर 50 होंगी, जिसमें 20 सामान्य और 30 आरक्षित वर्ग के लिए होंगी। इससे झारखंड के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और स्थानीय प्रतिभाओं को लाभ होगा। सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही गई है। बैठक में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की सुविधा शुरू करने की मांग भी रखी गई। फिलहाल जमशेदपुर में पोस्टमार्टम के लिए मुख्य रूप से एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर निर्भरता है, जिसके चलते दबाव बढ़ने पर प्रक्रिया में देरी होती है और मृतकों के परिजनों को परेशानी होती है। मणिपाल में यह सुविधा शुरू होने से दबाव कम होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दोनों प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए आगामी सत्र में इसे पारित कराने की दिशा में पहल करने की बात कही। चक्कर आने से गिरा शख्स, संदिग्ध परिस्थिति में फाइनेंस कर्मी की मौत। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुलसाई में 48 वर्षीय फाइनेंस कर्मी संजीव कुमार शर्मा उर्फ सोना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन 3 निवासी संजीव 11 अगस्त को काम के सिलसिले में चाईबासा पहुंचे थे और केनार रेस्टोरेंट में ठहरे थे। 12 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे घूमने निकले, तभी महुलसाई के पास अचानक चक्कर आने से जमीन पर गिर पड़े। एक स्थानीय महिला ने उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के मुताबिक संजीव को दिल की बीमारी थी और उनका इलाज चल रहा था। हालांकि जिस रेस्टोरेंट में वो ठहरे थे, वहां उनके साथ एक महिला के मौजूद होने की बात भी सामने आई है। महिला कौन थी और उसकी भूमिका क्या है, इस बारे में पुलिस ने फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। धनबाद में 25 लाख की नकली शराब बरामद, बिहार भेजने की थी तैयारी। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कांडा लागा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 25 लाख रुपए की नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सुनील रजक के घर के पीछे बने बकरी शेड में कार्रवाई की। यहां से 335 पेटियों में पैक कुल 16,080 बोतल शराब जब्त की। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि शराब की एक खेप बिहार में खपाने के लिए छिपाकर रखी गई थी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी सुनील रजक फरार हो गया। गुरुवार को मुख्यालय एक डीएसपी कुमार विनोद ने बरवा अड्डा थाने में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बरामद शराब की जांच कराई जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि खेप कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही शराब की सप्लाई और तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। चान्हो के सिलागाई में भारी बारिश से शहीद वीर बुधू भगत की प्रतिमा धराशायी। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच चान्हो प्रखंड के सिलागाई में स्थापित शहीद वीर बुधू भगत की प्रतिमा धराशायी हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार हो रही बारिश के कारण प्रतिमा के आसपास की जमीन कमजोर हो गई थी। इसी वजह से प्रतिमा गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेते हुए प्रतिमा को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक दोबारा स्थापित कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहीद वीर बुधू भगत क्षेत्र के गौरव हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा का जल्द से जल्द पुनर्स्थापन कराया जाना चाहिए। इधर भारी बारिश के कारण क्षेत्र में कई जगह जल जमाव समेत अन्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में वीर बुधू भगत की प्रतिमा के धराशायी होने की घटना ने स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी तरह से हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।